आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट होने का वेट ही कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि जो सूर्य ग्रह पे हमने एपिसोड बनाया था उस पे हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं और वो प्रश्न ऐसे हैं कि उसका एक दिन में एक एपिसोड में आंसर देना पॉसिबल नहीं है। तो पंडित जी से अभी यही डिस्कस हो रहा था कि हम लोग किसी दिन सारे क्वेश्चंस एक साथ लेंगे और एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। और पंडित जी, अब आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? प्रश्न तो वाकई बहुत ज़्यादा आए हुए हैं जी, आप इनको नोट करवाइए, फिर एक दिन इसका उत्तर देते हैं। और आज सूर्य के बाद चंद्रदेव का वर्णन कर लेते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, आप बेहतर जानते हैं। पंडित जी आपको बेहतर बताएंगे कि अगर सूर्य ग्रह पे हमने चर्चा कर ली कि हम अगर किसी का सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो कैसे उसको उच्च का बनाएं, कैसे उसका उपाय करें, कैसे सारी प्रॉब्लम्स का सामना करें। तो पंडित जी आज चंद्र ग्रह के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आपका चंद्र ग्रह किसी ने बताया है कि वो ठीक नहीं है, खराब है, कमज़ोर है, तो आप प्रोग्राम के दौरान भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, व्हाट्सएप का नंबर भी है। तो पंडित जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि जिस तरह से सूर्य ग्रह के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया था, उसी तरह से चंद्र ग्रह के बारे में भी हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। आज मैं बात करूंगा जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा का हमारे आपके जीवन में क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि चंद्रमा हमारे आपके जीवन में कहां कहां पर अपना प्रभाव रखते हैं। शरीर की अगर बात करें तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, मस्तिष्क है, मानसिक सोच है, मानसिक बल है। और इसके साथ साथ शरीर में, हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, सबसे अधिक क्या है? जल। तो जो हमारे शरीर के अंदर जल तत्व है उस पर भी चंद्रमा का नियंत्रण है। और होल रिस्पिरेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे आपके शरीर में संपूर्ण श्वसन प्रणाली चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित है। या ये कह सकते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके रिप्रेजेंटेटर कौन है? चंद्रमा। तो श्वसन प्रणाली जो है वो पूरी तरह से चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती है। कफ जनित जो रोग हैं वो भी चंद्रमा के अंतर्गत हैं। इससे बाहर अगर हम चलें तो माता, चंद्रमा माता को, माता सुख को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा जल से जुड़ी समस्त विषयों पर अपना अधिकार रखते हैं। व्यापार की बात करेंगे तो समुद्र से प्राप्त जितनी वस्तुएं हैं चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यवसाय है वो भी चंद्रमा के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे हैं तो मन अच्छा, मस्तिष्क अच्छा, मानसिक सोच अच्छी, मानसिक बल अच्छा, और मन अच्छा तो हम अच्छे। तो इन सभी विषयों पर चंद्रमा का अधिकार है। और इसके अंतर्गत अब मैं आपके साथ साझा करता हूं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा विभिन्न भावों में क्या शुभ अशुभ फल देते हैं। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है कि ये कुछ परिस्थितियों में शुभ ग्रह के रूप में काम करते हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं
कि जिसमें ये अशुभ ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका निर्णय यह है कि चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को शुभ माना गया है, कृष्ण पक्ष के क्षीण चंद्रमा को अशुभ माना गया है। तो जहां जहां शुभ चंद्रमा होगा वहां चंद्रमा से संबंधित अच्छे फल की प्राप्ति होती है, और जहां पर क्षीण चंद्रमा होते हैं वहां चंद्रमा से प्राप्त होने वाले शुभ फलों में न्यूनता आ जाती है। अगर किसी जातक जातिका की जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा हो तो वह सौम्य विचार वाला, सौम्य स्वभाव वाला, एक वजनदार, नियंत्रित व्यवहार वाला, सुंदर शरीर वाला, गौर वर्ण वाला होगा और जीवन में धन धान्य भी अर्जित करेगा। अगर द्वितीय भाव में चंद्रदेव हों तो जातक मृदुभाषी होता है। क्या होता है? मृदुभाषी, मीठे वचन बोलने वाला, लेकिन बोलता थोड़ा जल्दी जल्दी है। कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि अपनी बात बोलेंगे, इतना जल्दी जल्दी बोलेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या बोले थे तो अगला सेंटेंस क्या आ गया, कहाँ आगे बढ़ गए। आप उनकी बातों का मानी जो है ना आपस में जोड़ नहीं पाएंगे। कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो जातक बुद्धि के साथ परिश्रम करने वाला, धनार्जन करने वाला होता है, लेकिन एक कमी है, तृतीय भाव में चंद्रमा हो व्यक्ति एक नंबर का कंजूस होता है। चौथे भाव में चंद्रमा हो ऐसा जातक दानी, मानी, ज्ञानी, भोगी, उदारवादी और अच्छे वाहनों का स्वामी भी होता है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव हों तो जीवन में कन्या संतान अधिक, पुत्र संतान की संख्या कम होती है। ये रही ग्रंथों की मूल बात। आज के वर्तमान युग में लोग एक संतान से ज़्यादा की इच्छा नहीं रख रहे हैं, तो इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन ज़्यादा कौन कम है। वो आप सोचिए। शास्त्र का कहना है ये तब होता जब 4-5 संतानें हुआ करती थी। कन्या संतान अधिक, पुत्र संतान की संख्या कम होती है, लेकिन उस पुत्र से या पुत्रों से उस जातक को जीवन में सुख मिलता है। और पंचम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक अच्छे सलाहकार भी होते हैं। छठे भाव में चंद्रमा हो, छठे भाव में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? छठे भाव में चंद्रमा होता है तो यह कफ जनित रोग देता है, यानी वो जातक जो है आए दिन कुछ न कुछ रोग से ग्रसित रहेगा, और विशेषकर ऐसे लोगों को रिस्पिरेटरी सिस्टम की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। सातवें भाव में चंद्रमा बहुत बढ़िया होता है, आप भी खुश हो जाएंगे। जिस जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा हो, इस बात की गारंटी है कि जीवन साथी शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर होगा। यही बात कन्या पर भी अप्लाई कर लीजिए। कोई कन्या है, सांवली है, सप्तम भाव में चंद्रमा है तो पति बहुत ही सुंदर मिलेगा। शारीरिक सुंदरता की बात कह रहा हूं मैं। और ऐसे लोगों को जीवन साथी से जीवन भर मधुर संबंध रहते हैं, वैवाहिक जीवन बड़ा ही खुशहाल रहता है। आठवें में अगर चंद्रमा हो, चंद्रमा की एक खराब स्थिति है। अष्टम भाव में चंद्रमा होने पर सबसे पहले क्या होता है, रोग तो होगा ही व्यक्ति को, उसका शरीर रोगी रहेगा, मन भी खराब हो जाता है व्यक्ति का, सोच खराब हो जाती है। और मैंने शुरू में कहा था चंद्रमा मन का कारक है। तो अष्टम भाव में अगर चंद्रमा खराब हो जाए और इसका और कुछ खराब ग्रहों से संबंध हो जाए ना,
तो व्यक्ति के चरित्र के खराब होने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि चरित्र खराब होने के लिए मन का खराब होना पहली प्राथमिकता है। तो अष्टम भाव में चंद्रमा का निकृष्ट फल है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, सोच के लिए अच्छा नहीं, धन के लिए भी अच्छा नहीं होता, आयु के लिए भी अच्छा नहीं होता। नवम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है, दानी भी होता है। नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति अच्छी मानी जाती है। ग्रंथ में तो लिखा ही है कि दसम में चंद्रमा अच्छा होता है, लेकिन मेरा अपना 15-16 साल का जो अनुभव है, मैंने उसमें एक बात देखी है, दसम भाव का चंद्रमा प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। व्यावसायिक जीवन के लिए दसम भाव में अगर सबसे अच्छा कोई ग्रह है तो चंद्रमा है। मैंने इसमें क्या खास देखा, जिनके दसम भाव में चंद्रमा होता है उनका पूरा करियर बेदाग पूरा हो जाता है। ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक ये लोग कभी लिव विदाउट पे नहीं होते, इनको कोई वार्निंग लेटर इशू नहीं होता। यानी अपने जीवन, व्यावसायिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में इनको कभी मानहानि या किसी प्रकार के कलंक, अपजस, अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। ये लोग ऐसे होते हैं कि काम करके उस क्षेत्र से सेवानिवृत्त हो जाएं तो भी उनकी चर्चा गाहे बेगाहे होती रहती है, इनके यश का गुणगान होता रहता है। 11वें भाव में भी चंद्रमा अगर हो तो इसके शुभ फल कहे गए हैं। 11वें भाव में चंद्रमा हो, व्यक्ति धनाढ्य होता है, धनवान होता है, व्यापार से लाभ होता है। 12वें भाव में चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति पैसे का अपव्यय करता है और समाज में उसको अपमानित भी होना पड़ता है, शरीर में भी रोग लगते हैं। कुल मिलाकर के 12वें भाव में चंद्रमा को निकृष्ट फलदाता ही कहा गया है। पंडित जी, अभी आपकी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी। धन्यवाद। और जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि पंडित जी को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, लेकिन अभी जब चंद्रमा के बारे में बात हुई कि किसी की कुंडली में चंद्रमा किसी एक स्पेसिफिक घर में होता है, किसी जगह पे है, तो उसके जीवन पे उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन पंडित जी, ये तो बात हो गई कुंडली के घरों की जी। लेकिन अगर हम ये पूछना चाहें कि हमारे सामने, हमारे रिलेशन में, आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, तो बिना कुंडली देखे भी क्या हम उसके आचार व्यवहार, उसके साथ जो चीज़ें घट रही हैं, जो हो रही हैं, उसके बातचीत का तरीका, उसकी बीमारियां, तो ये सारी चीज़ें उसकी देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका चंद्रमा कैसा है? जी, किस प्रकार? काफी हद तक पता लगाया जा सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आप ध्यान से सुने, हो सकता है धीरे धीरे आप भी लोगों को समझना सीख जाएं। दर्शकों, मैंने कहा चंद्रमा मन, मस्तिष्क, मानसिक सोच, मानसिक बल का कारक है। जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि पढ़ाई के समय ही ज्यादा ध्यान रहता है उनके ऊपर, अपने अभिभावकों का, माता पिता का। जी। जब बच्चे अपनी जॉब में हो जाते हैं तब कौन ध्यान दे रहा है, कब जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यदि विद्यार्थी जीवन में किसी बच्चे का चित्त बहुत चंचल है, ध्यान एक जगह नहीं लग रहा है, पकड़ के ला रहा है किताब में लगाने के लिए, वो फिर भाग जा रहा है, अक्सर तो ये सब देखा ही जाता है घर में। तो अगर चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, तो चित्त एकाग्र नहीं रहता, चित्त एकाग्र नहीं रहेगा। कोई बच्चा है, पढ़ाई में अगर उसका चित्त नहीं लग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, उसका मन ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो बिना कुंडली देखे समझ जाए कि चंद्रमा के साथ कोई न कोई दिक्कत है, अशुभ है, कमजोर है, चंद्रमा इसका खराब है। दूसरा,
पानी से संबंधित उपकरण यदि बार बार खराब हो रहे हों तो भी ये समझना चाहिए कि भवन स्वामी का चंद्रमा ठीक नहीं है। और आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, पानी और चंद्रमा, पंडित जी ने आपको एक इशारा किया है और इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अक्सर देखिएगा किसी किसी घर में जो नल लगे हुए हैं बाथरूम में, रसोई घर में, बरसों चलते हैं। जी। किसी किसी का है आज नया नल लगाया, महीने भर में फेस खराब हो गया और टुप टुप पानी उससे गिरता है। जी। तो बार बार नल लीक कर रहा है। आप बंद किए, अपने काम पे चले गए ऑफिस, आप आए 10 घंटे बाद, तब तक उसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है। यह भी चंद्रमा के अशुभ परिणाम को दिखाता है, अशुभ परिणाम को बढ़ाता है। और इसका सीधा सीधा जीवन में ये दुष्प्रभाव मिलता है कि घर में पैसा इकट्ठा नहीं होता। पैसा इधर से जेब में आया और इधर खर्च निकल गया, सामने आया निकल गया। मतलब तो संचय नहीं कर सकते, नहीं कर होने ही नहीं देता ये। और वो बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है वो हमारे बटुए से एक एक करके धन हानि का मार्ग बनाता है। और सिंक में जो वो पानी गिरता है ना बूंद बूंद, जी। कभी एकाग्र में उसकी आवाज क्यों सुनिएगा, वह ध्वनि बड़ी ही अप्रिय होती है, बहुत ही तेज होती है वो जो पानी गिरता है ना टप टप टप, टप। उससे जो आवाज आती है ना जी। वो अप्रिय लगती है सुनने में। वो ध्वनि भी नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलाती है। तो बार बार अगर जल से संबंधित उपकरण आपके घर में खराब होते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है। मेरा यहाँ एक प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कोई उपकरण बार बार खराब हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो वो उस चीज की नियति है या हमारे जो भी व्यक्ति के घर में ऐसी प्रॉब्लम है वो उस चीज को चेंज ही करा लें और वो टपकना बंद हो जाए तो वो उस चीज का सॉल्यूशन है? यहाँ दो बातें, जी। वह यंत्र है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। जी। तो जो पार्ट खराब हो गया उसे तो सही करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जी। लेकिन उसके साथ साथ आप जरा अपने चंद्रमा का भी अवलोकन करिए या कराइए और चंद्रमा के उपाय करिए। और एक मैं और बात बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ घर के जल के उपकरण खराब हैं तो चंद्रमा खराब है ऐसा नहीं है। होता है। ये तो है ही। अब जो बताने जा रहा हूं उसको सुनिए। हमारे कुछ लक्षण भी बताते हैं कि चंद्रमा हमारा खराब है। जैसे पंडित जी, भी एक प्रश्न आया हमारे पास और अभी अभी मेल आया है कि जैसे चेस्ट से रिलेटेड भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो किसी ने पूछा है कि हमारे एक जानने वाले ने बताया कि हो सकता है आपका चंद्रमा खराब हो, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, रोग के बारे में बताता हूँ। जी। जो मैं कहना चाह रहा था कि जल के उपकरण खराब हो रहे हैं तो समझ जाइए चंद्रमा भवन स्वामी का खराब है। जी। मान लीजिए उसी घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है या भवन स्वामी ही है, कुछ लोगों पर ध्यान दीजिएगा, पानी को व्यर्थ बहाना, पानी को वेस्ट करना उनकी आदत में शुमार होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो जल को बिना मतलब क्षय कर रहा हो, बिना कुंडली देखे मान जाए कि इसका चंद्रमा तो बहुत ही खराब है और जितना खराब है उसको और खराब कर रहा है। वैसे भी नॉर्मल केस में भी पानी ऐसे बहता है तो नहीं अच्छा लगता, और कोई जानबूझ के करे तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ा तरीका है जानने का कि उनका चंद्रमा खराब है। इनको जज करने का तरीका आप देखिएगा, कुछ लोग होते हैं जाएंगे ब्रश करने के लिए, नल को खोल दिया, शीशा तरफ देख करके ब्रश किए जा रहे हैं, पानी बहे जा रहा है। जी, बहुत लोग हैं ऐसे। सेब काट रहे हैं, बना रहे हैं, पानी बहे जा रहा है। एक बार बनाई, थोड़ा सा धो लिया, लेकिन पानी बहे जा रहा है। नहाने जाएंगे, नहाएंगे एक बाल्टी से, लेकिन 4 बाल्टी वहां पर बिखेरेंगे पहले। जी। कपड़ा धोएंगे तो एक छोटी सी तौलिया को भी पानी में साफ करने के लिए 3 बाल्टी पानी में निचोड़ेंगे उसको, जबकि उनका काम आधी बाल्टी में हो सकता था। तो ऐसा व्यक्ति जो जल का बिना
मतलब अपव्यय कर रहा हो, पानी क्षय कर रहा हो, वेस्ट कर रहा हो, बिना कुछ सोचे समझे बताए भाई ये आदत तो आपकी खराब है ही, इसको सुधारिए और पहले एक ज्योतिषी से मिलकर अपने चंद्रमा का उपाय करवाइए, ये भी आपका खराब है। देखिए दोस्तों, आप इन बातों पे जरूर ध्यान दीजिए और अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो इसको भी जल्द से जल्द सुधार लीजिए। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न था, हमारे एक जानने वाले हैं, तो क्या अगर छाती से, चेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो या कुछ भी चेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो क्या ये चंद्रमा से रिलेटेड होता है? जी बता रहा हूँ मैं इसमें। देखिए, मैंने पहले ही कहा था जब चंद्रमा के कारकत्व की मैंने चर्चा की कि पूरा श्वसन प्रणाली हमारे आपके शरीर में जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है यह चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यदि किसी को बार बार न्यूमोनिया हो, खासकर आप देखिएगा ऐसे बच्चे जिनकी कुंडली में 6, 8, 12 में चंद्रमा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसे बच्चों को बचपन में 5 वर्ष की आयु तक निमोनिया बहुत ज्यादा होता है। वयस्क व्यक्ति के जीवन में भी अगर उसको रिस्पिरेटरी सिस्टम की समस्या है, उसको लंग्स की प्रॉब्लम है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, सांस फूलती है बार बार, ठीक है। और जैसा आपने ट्यूबरकुलोसिस की बात कही, ट्यूबरकुलोसिस तो शरीर के बहुत सारे अंगों में होता है। किसी को अगर लंग्स टीबी हो जाए तो ये चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती है। चंद्रमा दूषित होने के कारण ये रोग संभव है। आपने हृदय रोग की बात करी, ये पूरा जो छाती है ना, चेस्ट है ना, ये चंद्रमा के अंदर में आता है। हृदय का रोग सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो मैंने इसके पहले वाली एपिसोड में बताया है। तो सूर्य जिनका उच्च का होता है उनको भी हृदय योग होता है? इसको परिभाषा मैं बाद में दूंगा, उदाहरण दे देता हूँ जी। आप जानती हैं मैं पिछले साल बीमार पड़ा था जी। मेट्रो नोएडा में भर्ती हुआ था जी। मैं डायबिटिक हूँ, बीपी मुझे 20 साल से है जी। मेरे फिजिशियन ने मेरा टीएमटी करवाया, वो पॉजिटिव आया। उन्होंने कहा तत्काल आप मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट में अपने आप को दिखाओ। मैं वहाँ गया तो जब मैं जाने लगा तो पत्नी बड़ी दुखी हुई, तो मैंने उनको ढाढ़स बताया कि मेरी कुंडली में सूर्य उच्च का है। और आपको आज अपना एक राज बता दूं कि मेरी कुंडली में सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का है, 10 डिग्री 14 मिनट का। मैंने कहा चिंता मत करो, बोला है गुप्ता जी ने, मैं चेक करा लेता हूँ, मुझे सूर्य का हृदय का रोग नहीं मिलेगा। जी। दोस्तों, मैं मेट्रो गया, भर्ती रहा, 2 दिन एसडीयू में भी रहा, लेकिन दोनों हाथ उठा के कह रहा हूँ, ना मुझे स्टंट पड़ा, ना मुझे कोई ब्लॉकेज मिली। तो सूर्य अगर बली हो, मरना तो है ही, लेकिन इस बात की संभावना होती है कि यह दिल की बीमारी से तो नहीं मरेगा। लेकिन किसी किसी जातक के साथ ये अपवाद भी होता होगा, ऐसा होता है? देखिए, अपवाद तो चार्ल्स और डार्विन की भी है जी। बात वही समाज में ली जाती है जो बहुमत में हो। तो अगर 100 कुंडली में सूर्य उच्च का है, उस पर कोई दोष नहीं है, कोई बुरा प्रभाव नहीं है, तो ये मानिए कम से कम 95 लोगों को हृदय रोग तो नहीं होगा। सही बात। बिल्कुल। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में अभी भी आ रहे हैं और हमारे पास मेल रेगुलर आता है, और इस मेल पे जो क्वेश्चंस हैं हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन इतना डिस्कशन करने के बाद हम पंडित जी से आग्रह करना चाहेंगे कि पंडित जी ने चंद्रमा ग्रह के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पंडित जी आप चंद्रमा के अगर कुछ उपाय बताएं हमारे दर्शकों को, कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट करें जो ये छोटे छोटे उपाय करके उनको लाभ हो और वो चंद्रमा के दुष्प्रभाव या चंद्रमा अगर नीच का है तो उनको उससे आराम मिले। बात करते हैं चंद्रमा के उपाय की। चंद्रमा के उपाय मतलब यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा निर्बल है, कमजोर है, दूषित है, पीड़ित है, आपको चंद्रमा से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, बलि करने के लिए, अपने अनुकूल करने के लिए और चंद्रमा के शुभ फल प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए,
सब जानते हैं भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया, तो चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए निसंदेह भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और भगवान शिव का सबसे सरल और सुलभ पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसका जप करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी पर दूध, गंगाजल, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और इस उपाय के साथ साथ सोमवार का व्रत करने से भी चंद्रमा के शुभ फल में वृद्धि होती है। ध्यान रखिए, जिस सोमवार को चित्रा नक्षत्र मिल जाए उस सोमवार से आप चंद्रमा के निमित्त व्रत करना आरंभ कीजिए। उस दिन श्वेत वस्त्र धारण करिए और शिव जी की पूजा करिए, चंद्रदेव का ध्यान करिए और चंद्रमा के गायत्री मंत्र का मोती की माला पर जप करिए। चंद्रमा का एकाक्षरी बीज मंत्र क्या है? ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नः सोमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का यदि आप नित्य एक माला जाप करें तो बहुत ही अच्छा है। समय अभाव है, नहीं कर सकते, तो सोमवार जब आप व्रत करते हैं तो कोशिश करिए एक माला अवश्य इस मंत्र का जप कीजिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, शुभ भाव का स्वामी है लेकिन कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को बल देने के लिए मोती की माला गले में धारण करनी चाहिए। सफेद मोती चांदी की अंगूठी में बना करके शुक्ल पक्ष के सोमवार को सायंकाल में दाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में धारण कर लेना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। हम भारतीय लोग अक्सर सोने से पहले एक गिलास दूध पीने के आदी होते हैं, पीते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आप अपने हिस्से का दूध दिन में पी लीजिए। सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। जिनका चंद्रमा दूषित होता है, खराब होता है कुंडली में, ये लोग अगर रात में दूध का सेवन करते हैं तो इनको कफ जन्य रोग होने की अधिक संभावना रहती है। संभावना के लोग उससे ग्रसित ही रहते हैं मान लीजिए, और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए रात को दूध पीने से बचें। यदि संभव हो सके तो आप अपने भोजन पात्र, जल पात्र चांदी का अगर रखें तो भी आप अपने चंद्रमा को सरलता और सुगमता से मजबूत कर पाएंगे। दूध, जल चांदी के गिलास से ग्रहण कीजिए। थाली भी अगर भोजन का रखें अति उत्तम है। अब मैं आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बता रहा हूं जो मैं अपने अनुभव में सबसे अच्छा समझता हूं। ये उपाय मैं श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ समझता हूं, और आज तक जिसको मैंने इसकी सलाह दी, इसको बताया, परमात्मा की कृपा से पॉजिटिव रिजल्ट ही आया है। उपाय क्या है? दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में माता दुर्गा जी के 32 नाम हैं। उस ग्रंथ में माता जी के अनेकों अनेक नाम हैं, लेकिन मैं सिर्फ 32 नाम की बात कह रहा हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा चाहे जैसे है, अच्छा है, बुरा है, पीड़ित है, कमजोर है, दूषित है, जैसा भी है,
चंद्रमा को अगर आप शुद्ध, बली, अनुकूल, शुभ बनाना चाहते हैं, 15 वर्ष का मेरा अनुभव है, दुर्गा जी के 32 नाम का एक पाठ प्रतिदिन किया कीजिए। 1.5 मिनट लगेगा एक पाठ करने में और 4 दिन में वो याद हो जाएगा, किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिदिन घर के अपने जो घर में आपने पूजा स्थान बनाया वहां बैठिए, माता दुर्गा जी के आगे दीप जलाइए। अगर बहुत लंबी खोटसोपचार पंचोपचार पूजा नहीं कर सकते तो एक दीप जलाइए माता जी के सम्मुख, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिए और दुर्गा जी के 32 नाम का एक पाठ करिए और माता जी से विनती करिए कि आप हमारे कष्टों को दूर करें। मैं गारंटी देता हूं मानसिक कलेश मिट जाएगा आपका। ये मेरा 15 वर्ष से आजमाया हुआ उपाय है। दुर्गा जी के 32 नाम का एक पाठ नित्य करना। ये तो हुई शास्त्रों की बात। मैं अंतिम उपाय बता रहा हूं जो प्रत्यक्ष है। ये भी शास्त्र से ही है। हम लोग शास्त्र का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। शास्त्र में संशोधन करने हमारी क्षमता नहीं है। वह उपाय क्या है? मैंने बताया था, चंद्रमा किनका कारक है? मन, माता, मस्तिष्क, सबकी चर्चा हुई, माता जी की चर्चा दोबारा नहीं हुई। तो दुर्गा जी के 32 नाम का एक पाठ करिए। अपनी माता का, उस देवी माता के लिए तो सिर्फ पाठ करिए, लेकिन अपनी माता जी का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए। अपने आप को माता जी के अनुकूल कर लीजिए। चंद्रदेव अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगे। अपने आप को अपनी माता जी के अनुकूल कर लीजिए। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा। एक श्लोक तो मैंने सूर्य के एपिसोड में कह दिया था, उसका दूसरा श्लोक बाकी है जो यहाँ के लिए है। आपके घर में जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान हुआ होगा या कभी हो भविष्य में, तो ध्यान दीजिएगा। स्वस्ति वाचन में मैंने कहा था, सभी देवी देवतागण का ध्यान करने के बाद माता पिता गुरु का भी ध्यान होता है। पिता का ध्यान तो मैंने बता दिया था। महर्षि वेद व्यास जी ने माता जी की महत्ता और महत्व को भी इंगित किया है कि हमारे आपके जीवन में माता का क्या महत्व है। और श्लोक लिखा है महर्षि व्यास जी ने, क्या लिखा है? नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमाम गति, नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमाम प्रियाः। नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमाम गति, नास्ति मातृसमा त्राणम, नास्ति मातृसमाम प्रिया। इस संसार में आपको कुछ भी हो जाए, माता से अधिक प्यार करने वाला न मिला है और न मिलेगा। ये महत्ता है माँ की। चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए माता की सेवा करिए, माता का सम्मान करिए और अपने आप को मातृभक्त बालक के रूप में रखिए। चंद्रमा चाहे कितना भी प्रतिकूल हो, अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों, पंडित जी ने इतनी सारी बातें हम लोगों को बताई और मुझे तो सुन के बहुत मज़ा आ रहा था। बट मेरा यहाँ एक पंडित जी प्रश्न है कि अगर बिना कुंडली देखे या बिना घर और राशि देखे हम ये जानना चाहें कि किसी का चंद्रमा खराब है, तो क्या हम लोग उसको देख के समझ सकते हैं? बिना कुंडली के लोगों के हाव भाव देख करके कैसे पता लगाएं कि चंद्रमा की क्या स्थिति है? यही पूछना चाह रहे हैं ना जी? ये गूढ़ प्रश्न है, सबके दिमाग में नहीं आता।
कुछ ना कुछ तो है आपके पास क्लू। खैर आपने पूछा है तो मैं शूट बताता के हूँ। बाद जरूर हम पंडित जी से पूछेंगे आखिर क्या है मेरे अंदर ऐसा। मित्रों, सत्य बात है, चंद्रमा क्या, तुम भी खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में, हकीकत है होता है सर बातों में। पंडित जी भी शायराना हो गए, तो मतलब मेरा क्वेश्चन इनको बहुत अच्छा लगा है। तो हाव भाव से चंद्रमा सूर्य तो छोड़िए बहुत कुछ पता लग जाता है, लेकिन प्रश्न चंद्रमा का है तो बता देता हूं। कोई व्यक्ति है, विशेषकर इसकी पहचान जो है ना वो विद्यार्थी जीवन में आसानी से हो जाती है। जी। हाँ, किस प्रकार? विद्यार्थी जीवन में बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सब कुछ होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, लेकिन पढ़ाई में वो ध्यान लगाते हैं तो उनका ध्यान एकाग्र होके नहीं लगता, वो इधर उधर भटक जाता है। अभी मन पकड़ के लाएंगे यहाँ किताब में, वो फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ के लाएंगे फिर भाग जाएगा, मतलब एकाग्र चित्त नहीं रह पाते। तो ये स्थिति अगर दिखाई दे तो बिना कहे समझ जाइए कि चंद्रमा में दिक्कत है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं वो इस तरह से पढ़ाई को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं तो आप अभी भी पंडित जी को अपने क्वेश्चंस मेल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर अपने सम्मुख आ जाए तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य महोदय से मिलकर के कुंडली का विश्लेषण करवा के चंद्रमा का उपाय कराना चाहिए जी। ये चंद्रमा की खराबी के कारण होता है। दूसरा, ये तो बच्चे की बात बताई, हमारे आप जैसे वयस्क लोग, अगर किसी के घर में जल के यंत्र बार बार खराब होते हैं जी। तो यह वास्तु दोष में भी आता है, लेकिन हम यहाँ वास्तु शास्त्र की नहीं केवल ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बार बार आना कि नल बार बार खराब हो रहा है, अभी ठीक कराए फिर पानी टपकने लगा, आए दिन कोई न कोई ज्वाइंट जोड़ पाइप का, नल का, टोटी का लीक ही हुए जा रहा है, तो ये वास्तु दोष भी हो सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे ज्योतिष की बात कर रहे हैं। तो भूस्वामी, भवन स्वामी जी। की कुंडली में चंद्रमा दूषित होने की संभावना अच्छी खासी होती है। अब ये तो हो गया यंत्रों के द्वारा। आपने पूछा था हाव भाव। जी। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर किसी को हो तो मेरी बात का बुरा न माने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें आप कोई मेहमान भी घर आ जाए ना आपके, जो लक्षण बताने जा रहा हूँ ये दिख जाए तो जाते समय, विदा करते समय बोलना, महोदय एक बार अपनी कुंडली किसी पंडित जी को दिखवा लेना। बोले क्यों? बोले बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। ये मत कहना चंद्रमा खराब है, लेकिन हाव भाव से समझ जाएंगी। क्या, कुछ लोग होते हैं ना जो पानी का अपव्यय करते हैं, पानी की इतनी बर्बादी करते हैं कि जिसका कोई पैमाना नहीं। सुबह सुबह ब्रश करने जाएंगे, टोटी खोल दिया, शीशे में देख के ब्रश हिलाए जा रहे हैं, पानी बह रहा है, पहला लक्षण। जी। नहाने जाएंगे, 1 बाल्टी पानी से तो नहाएंगे, लेकिन 4 बाल्टी पानी वहां पे पहले बिखराएंगे नहाने वाले स्थान पे, फिर नहाने की तैयारी करेंगे। और कपड़े धोने बैठ गए अगर हाथ से, तो मशीन का युग आ गया है, कपड़े धोने अगर गलती से हाथ से बैठ गए तो अपना धोए जा रहे हैं, बाल्टी भर के बहे जा रही है, ये नहीं कहेंगे एक हाथ उठा के टोटी बंद करते। तो कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो पानी बिना किसी आवश्यकता के या अपनी जानबूझ के की गई लापरवाही के कारण पानी की बर्बादी करता है, तो बिना कुंडली देखे, बिना उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछे ही उसको घोषित कर दीजिए कि इसका चंद्रमा खराब है। और जितना खराब चंद्रमा इसको बाई बर्थ मिला है, अपने इस कुआदतों से उसको ये और खराब कर रहा है। तो शायद आपके घर में भी लोग ऐसे आते हों, या हो सकता है आपके अपने परिवार के सदस्य ऐसे हों। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप उस पर ध्यान दीजिए और उसका निराकरण करने की कोशिश कीजिए। पंडित जी, मैंने सुना है कि जो चेस्ट से रिलेटेड जी, जो बीमारियां होती हैं वो भी चंद्रमा कमजोर होता है तभी होती हैं। मानव शरीर का जो चेस्ट एरिया है जी। वह पूरा का पूरा
चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसा कि आप ये देखिए लैपटॉप में अभी यहाँ पे एक प्रश्न आया हुआ है कि ये अनुराग जी हैं ग्रेटर नोएडा से, उन्होंने मेल किया है कि मुझे एक पंडित जी थे हमारे जिन्होंने ट्यूबरकुलोसिस बताया था। किसी भी डॉक्टर ने नहीं बताया, बट जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि आपको ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। उस समय कोई भी डॉक्टर इनको नहीं बता पाया था, लेकिन जो उनके ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने बोला कि जरूर थोड़ा बहुत तो होगा, और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि आपका चंद्रमा कमजोर है। जी, मानव शरीर का पूरा चेस्ट जो है वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है जी और चेस्ट के अंदर आंतरिक अंगों की बात करें तो जो हमारी पूरी शरीर के अंदर श्वसन प्रणाली है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, वो पूरा चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इससे संबंधित अगर कोई रोग है, बहुत रोग होते हैं, ब्रोंकाइटिस आता है, लोगों के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार होते हैं, इसके अंदर म्यूकस भर जाता है, जाम हो जी। जाता है, सांस नहीं ले पाते, वही धीरे धीरे इन्फेक्शन होता है, उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। ये सारे चंद्रमा पर विभिन्न पाप ग्रहों की युति और दृष्टि के कारण ही होता है। यानी चंद्रमा जब दूषित होता है जी। तो इस रोग की संभावना बनती है। तो अनुराग जी, आपके शायद सवाल का जवाब पंडित जी ने दे दिया है, और अगर आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें जरूर मेल करिएगा। इसके अतिरिक्त एक दो रोग और मैं बता देता हूँ। जी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में, विशेषकर 5 वर्ष की आयु तक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जरा सा ठंड लगी, हल्का बुखार आया, बुखार तो हल्का ही है लेकिन उनकी सांसें चलने लगती हैं और डॉक्टर के पास ले जाइए तो क्या बोलते हैं, न्यूमोनिया हो गया। जी। यह भी चंद्रमा की कमजोरी, 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा होना, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट होना, यानी चंद्रमा की कमजोरी और चंद्रमा पर पाप प्रभाव, इस कारण से यह रोग होता है। तो न्यूमोनिया जो है यह चंद्रमा के द्वारा होता है। चंद्रमा के कमजोरी से, चंद्रमा अशुभ होने से व्यक्ति को न्यूमोनिया का रोग होता है। 5 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा होता है, इसके बाद धीरे धीरे इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है हमारा, तो कम होता है, लेकिन बड़े लोगों को भी न्यूमोनिया हो जाता है। जी। तो ये चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। आपने एक प्रश्न किया था नीच का चंद्रमा। जी। ये कुंडली में हर ग्रह उच्च और नीच के हो सकते हैं जी। लेकिन आपने चंद्रमा नीच बोला, ये दूसरा प्रश्न है जिस पर मुझे शक है कि आपके पास कुछ न कुछ क्लू है। देखिए, चंद्रमा नीच कहाँ होता है? वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे। जी। वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा होगा तो ध्यान एकाग्र नहीं होता, चित्त चंचल रहेगा, सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशेष बात बता दूं कि चंद्रमा नीच उसका होगा जिसकी वृश्चिक राशि होगी। जी। यानी जितने वृश्चिक राशि वाले हैं, इस क्या राशि है? वृश्चिक, तो समझ जाइए चंद्रमा नीच का है। इनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है, ढूंढ लेना ऐसे लोगों को। यह आपके साथ अगर बैठ गए 2 घंटा तो आपकी पूरी कुंडली, आपका पूरा राज आपसे बातचीत करके पूरा खंगाल लेंगे, पूरा राज पता कर लेंगे। आप इनके साथ 1 महीना रह करके इनके राज का पता लगा लो, हमें बता देना। नीच राशि हो, यानी वृश्चिक राशि हो, ठीक है? जी। वृश्चिक राशि हो, चंद्रमा नीच का होगा। तो वृश्चिक राशि हो, नीच का चंद्रमा अपने आप होगा। ऐसे लोगों से इनका राज जानना मुश्किल नहीं, असंभव होता है। अब इसका दूसरा फायदा भी है, वो भी बताऊं क्या? अब आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, मेरे ख्याल से तो वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं वो इस बार बहुत इंटरेस्ट से आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। ऐसे लोग अक्सर खुफिया विभाग में नौकरी पाते हैं। जी। अभी जितने हमारी एजेंसियां हैं भारत सरकार की, देख लीजिए, अधिकाधिक लोगों की वृश्चिक राशि मिलेगी। तो सबका राज उगलवाते हैं, इनका राज कौन पूछेगा? तो इसका एक ये भी प्लस पॉइंट है कि अगर ये लोग शिक्षा दीक्षा इसके अनुसार लें तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना, और वो भी
खुफिया, भारत सरकार के खुफिया विभाग में। तो दोस्तों, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप इस बात पे विचार कर सकते हैं। आप रक्षा मंत्रालय में जा सकते हैं, आप आईबी में जा सकते हैं, या ऐसे किसी भी प्रोफाइल में जा सकते हैं जहां आपको एक हिडन वे में काम करना हो और लोगों को पता ना हो। पंडित जी की बातें सुनकर आपको लग रहा होगा ना कि कुछ नया सुना। तो पंडित जी से जाते जाते एक बार और हम पूछते हैं कि पंडित जी, और कुछ है ऐसा जो आप बताना चाह रहे हैं? क्योंकि ये एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि समय की कमी है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक आध चीजें और बताने को रह गई हैं तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। चलिए, आपका प्रश्न है तो मैं एक अंतिम विषय को भी लेता हूँ जी। आज के समाज में आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि मानव का चरित्र बहुत गिर चुका है। जी। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस पर अनावश्यक व्याख्यान देना उचित नहीं है, लेकिन काम भर में बता दूं। बाबा तुलसी ने क्या लिखा है रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानव का तन बड़े भाग से इसलिए मिला क्योंकि हम क्रियमान कर्म करने की एक हमें अलग से भगवान ने गुण दिया है। लोग रोना रोते रहते हैं, हमारे तो भाग्य में ही दुख लिखा है। गलत है। पशु पक्षी भाग्य से बंधे हैं, आप नहीं बंधे हैं। आपको मानव जीवन भगवान ने इसलिए दिया कि क्रियमान कर्म करने के आप अधिकारी हैं। आपको सामर्थ्य दे के भेज रहा हूं, आप अपने सदकर्मों के द्वारा जो थोड़े बहुत पाप बचे हैं इनको निपटा दीजिए। जी। आप भाग्य के साथ नहीं बंधे हैं, सदकर्मों के द्वारा उसको बदलिए। हाँ, अपना भाग्य आप खुद लिख सकते हैं। इसलिए जन्म हुआ है। ये रोना धोना गलत बात है, लेकिन गलती कहाँ है? सारे पशु पक्षी को प्रकृति ने जैसा बनाया है आज भी उनका आचरण जीवन वैसा ही है। वैसे ही मनुष्य में क्या ऐसा खास है? मैं पहले बताया हूं संस्कारों वाले में मनुष्य में एक ही विशेष गुण है कि उसे रिश्ते का ज्ञान होता है और जीवन पर्यंत रहता है। तो जब मानव अपने रिश्ते को भूल गया तो क्या फर्क है पशु में और उसमें? तो चंद्रमा मन का कारक है। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा अशुभ भावों में हो, अशुभ भावापति ग्रह से संबंध बन जाए, जी। किसी अशुभ ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का मन खराब होता है, सोच खराब होती है, और यह गिरती हुई सोच उसके चरित्र तक को गिरा देती है। तो किसी के चरित्र का आकलन यूं तो शुक्र और राहु के साथ देखना चाहिए, लेकिन चंद्रमा उसमें सबसे प्रधान ग्रह है। क्यों? चरित्र खराब होने के लिए मन का खराब होना ये पहली प्राथमिकता है, पहली आवश्यकता है। जब तक मन नहीं गंदा होगा तब तक चरित्र गंदा नहीं हो सकता। इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और डू पॉजिटिव। पंडित जी की इस बातों से मुझे ऐसा याद आया कि बहुत ही अच्छी और पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सच पूछे जो पुरानी कहावतें हैं पंडित जी, वो एक्चुअली चाहे दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी विकसित हो जाए, ये कहावतें मानव जीवन के ऊपर पूरी तरीके से चरितार्थ है। और जैसा सूर्य के एपिसोड में सूर्य ग्रह के बारे में जब पंडित जी बात कर रहे थे, और आज हम चंद्र ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रह के बारे में जब ये बात कर रहे थे तो इतने तल्लीन थे कि मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आज हम क्वेश्चन पूछे बिना रह नहीं पाए। अगर आपकी सारी दुविधाएं क्लियर हो गई हो या आपको कुछ और जानना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, पंडित जी के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आप तुरंत अपनी क्वेरी हमें भेज सकें। और भगवान चंद्र जैसे शीतल माने जाते हैं, अगर आप उनकी पूजा करें, पंडित जी द्वारा बताए गए सारे उपाय करें, तो आपकी जिंदगी भी वैसे ही शीतल और अच्छी बन जाएगी। इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।